अगर उनके तकरीर का एक क्लिप उठा करके उसकी व्याख्या कर दे और वो बता दे कि उनकी तकरीर कहीं से राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रोत्साहित करती है, तो मैं मान जाऊं। किसी समुदाय को एक एजेंसी के द्वारा उसके तकरीर में उठा लेना, उसके शब्दों को राष्ट्रद्रोह प्रेरित कर देना, उसको राष्ट्रद्रोही बता देना, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नापाक सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी इससे बाहर नहीं निकल रही है। जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, न वो भारतीय संविधान के तहत अच्छा है, न भारतीय परंपरा के साथ अच्छा है, न भारतीय संस्कृति के साथ अच्छा है, न भारत के संविधान और देश समाज के हित में है। ये पूर्ण रूप से मैं इस कार्रवाई का निंदा करता हूं। इसे 30 गो मीडिया को 4000 करोड़ रुपया भारत सरकार इसीलिए देती है कि तुम केवल निगेटिव मुद्दा, निगेटिव बात, निगेटिव आप जो है प्रोपगंडा चलाते रहो, देश को गुमराह करते रहो, देश के एकता के साथ खेलते रहो, देश के सद्भाव के साथ खेलते रहो, भारतीय परंपरा के साथ खेलते रहो और मुझे सरकार बनवाते रहो। आप जिंदाबाद। तो यही गोदी मीडिया का आचरण है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं विनोद राय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर, जिनको गुजरात की एटीएस ने ये कहकर गिरफ्तार कर लिया है कि वो बहुत भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और उनको आतंकवाद, जो एटीएस जो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, वो एटीएस उनको मुंबई से एक तकरीर के दौरान गिरफ्तार करती है कहकर कि आप जो है बहुत आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या आज हमारा वक्त, आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा? ये बयान भी आतंकवाद के दायरे में आता है क्या, जिस तरह से गुजरात एटीएस कह रही है और उनको 2 दिन की फिर रिमांड पे भेज दिया जाता है? देखिए, एटीएस का सवाल जहाँ तक है और मुफ्ती साहब पर जो मुफ्ती साहब ने जो अपने तकरीर में अपने आंतरिक भावना की वेदना को, अपने मन स्थिति को, उस शब्दों के पीछे अपनी व्यक्तिगत थिंकिंग को जो उन्होंने रखा है, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी व्याख्याकार, कोई भी शोधक, कोई भी विद्वान अगर उसको अपराध का बोध कराने वाला तकरीर कहीं से, किसी एंगल से, किसी भी स्थिति में, किसी तरह की व्याख्या में अगर पुष्टि हो जाती है तो भाई बात बनती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुफ्ती साहब का जो उन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया था, शब्दों के पीछे जो उनकी स्वतः की भावना थी, शब्दों के प्रेरणा से जो उन्होंने तकरीर में अपनी व्यथा का, अपने मन स्थिति का, अपने सोच का, अपने पीड़ा का, अपने दर्द का जो बयां किया है, ये काबिले गौर है। अब मैं समझता हूं कि किसी भी व्याख्याकार अगर उनके तकरीर का एक क्लिप उठा करके उसकी व्याख्या कर दे और वो बता दे कि उनकी तकरीर कहीं से राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रोत्साहित करती है, तो मैं मान जाऊं। लेकिन यह कहना कि एटीएस उठा लेती है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है सरेआम लफ्ज पर कि मारो साले देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, लेकिन कोर्ट कहता है कि ये बयान दिया ही नहीं है, तो हंसी मजाक में दिया था ये बयान। लेकिन मुफ्ती साहब को सिर्फ इसलिए कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया है कि आज कुत्तों का वक्त है, कल को हमारा दौर आएगा। क्या ये बयान भी एक आतंकवाद के दायरे में आता है? देखिए, कहीं से किसी भी दृष्टि से ये आतंकवाद को बोध नहीं कराता। अब रह गया सवाल कि इनके पास एक दमन, इनके पास बदला है, इनके बाद द्वेष है, इनके पास डाह है, इनके पास केवल एक लक्ष्य है कि अपने विरोधी सैद्धांतिक लोगों का दमन करना, उनको दहशत में लाना, उनको अपने मिशन से वंचित कर देना।
ये भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूं कि ये मंशा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसी पर काम करती है। जिस तरह से राम मंदिर का एक ढोल बजाया गया था, अब लगता है उस ढोल के अंदर से वो फटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आ रही है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो ऐसा तो कोई भड़काऊ भाषण दिए नहीं है जिसको उनको गुजरात की ATS जो मतलब एक्शन टेररिज्म स्क्वाड है, मतलब आतंकवाद को रोकने वाले स्क्वाड को उन्हें लगाना पड़ जाए। क्या मुफ्ती सलमान ने ऐसा बयान दे दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के गुब्बारे से हवा निकल गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के असहज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण रूपेण अगर इसके अपने कार्यों पर, इसके अपने लक्ष्य पर, इसके द्वारा डेवलपमेंट पर, इसके द्वारा देश की एकता और मिल्लत का रखरखाव पर अगर इसको अपने को भरोसा होता तो ऐसी ओछी हरकत किसी समुदाय को एक एजेंसी के द्वारा उसके तकरीर में उठा लेना, उसके शब्दों को राष्ट्रद्रोह प्रेरित कर देना, उसको राष्ट्रद्रोही बता देना, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नापाक सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी इससे बाहर नहीं निकल रही है, ये केवल बदले पर ही काम करेगी और कुछ नहीं है। जिस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, बार बार बोलता रहता है कि मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, तमाम दुनिया भर की 10 गालियां बकता रहता है। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, साक्षी महाराज हो गए, ये ऐसे अन्य व्यक्ति हैं जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ रात दिन जहर उगलते हैं, लेकिन ये संसद के अंदर भी पहुंच जाते हैं, इनको सिक्योरिटी मिल जाती है, जेट प्लस तक की मिल जाती हैं, राज्य पुलिस इनको अपनी सुरक्षा देती हैं। लेकिन एक मुफ्ती को इस बात पर गिरफ्तार कर लेते हो कि आज कुत्तों का वक्त है, कल को हमारा दौर आएगा, तो एक अपने अंदर की जो पीड़ा है मुसलमानों की, जो उनको दबाया जा रहा है, क्या इसी बयान के भी देखा जाए तो क्या ये दबाना नहीं हो गया? क्योंकि आप एक तरफ तो इतनी छूट दे देते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको मुफ्ती साहब के संदर्भ में तस्लीमा का कोट कर रहा हूं। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा ने एक लज्जा पुस्तक लिखा। जी जी। आज अब तस्लीमा लज्जा पुस्तक में अपने इस्लाम के प्रति, उस इस्लाम के अवलोकन में, इस्लाम के लेखनी पर उसका स्वतः का मंथन में, इस्लाम के प्रति उसका दृष्टिकोण में उसने कहा कि साहब, इस्लाम अच्छा है, धर्म नेक है, लेकिन मुझे इस्लाम के अनुयायियों का व्यवहार देख करके, जो इनकी भाषा है, जो इनका संस्कृत है, जो इनका कुरान के प्रति जिम्मेवारी है, जो ये कुरान के प्रति मार्गदर्शन करते हैं, ये इस्लाम की भावनाओं के से खेलते हैं। उसने लज्जा पुस्तक में कोट किया तस्लीमा ने साहब कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो पाकिस्तान जल जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ यह कर दिया, देश निकासी का फरमान जारी कर दिया। दुनिया का कोई देश उसको आत्मसम्मान में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब कि आप कहो अपनी बात को, बात अपने पीड़ा को रखो, बात तब तक कहते रहो, अपने भावनाओं को रखते रहो। आप अपनी बात को रखो कहां? तोपों की दहानों पर। यही जिंदा कौम जो है धारा के सामने खड़ा हो जाती है, तूफान के सामने खड़ा हो जाती है, और लाश जो है धारा में बह जाता है। यही धारा मृतक और जिंदा कौम में यही अंतर होती है। अब मैं समझता हूं कि ये सरेआम, ये जो घटनाक्रम है, जो कार्रवाई है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, न वो भारतीय संविधान के तहत अच्छा है, न भारतीय परंपरा के साथ अच्छा है, न भारतीय संस्कृति के साथ अच्छा है, न भारत के संविधान और देश समाज के हित में है। ये पूर्ण रूप से मैं इस कार्रवाई का निंदा करता हूं। मैं इस तरह से भारत की मीडिया एक ट्रायल चला रही है कि मुफ्ती सलमान ने उगला जहर, मुफ्ती सलमान को पकड़ा गया आतंकवाद की धाराओं में, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 का चुनाव जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे हैं वो उसके पर जब मीडिया
20 से 30 गो मीडिया को 4,000 करोड़ रुपया भारत सरकार इसीलिए देती है कि तुम केवल निगेटिव मुद्दा, निगेटिव बात, निगेटिव आप जो है प्रोपगंडा चलाते रहो, देश को गुमराह करते रहो, देश के एकता के साथ खेलते रहो, देश के सद्भाव के साथ खेलते रहो, भारतीय परंपरा के साथ खेलते रहो और मुझे सरकार बनवाते रहो। आप जिंदाबाद। तो यही गोदी मीडिया का आचरण है और गोदी मीडिया पर किसी भी सूरत में विश्वास नहीं किया जा सकता। जय हिंद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे विनोद राय जी, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश की गोदी मीडिया इस देश के अंदर जहर उगलना चाहती है। मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी जो है असंवैधानिक है, उनकी गिरफ्तारी संविधान के तहत हुई नहीं और भारतीय जनता पार्टी अपने इस 2024 के चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। अब देखना होगा कब तक कोर्ट मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत देता है और कब तक उनके ऊपर वो अपने जेल से छूटते हैं।